90s का दौर एनिमेशन के लिए सिर्फ कलरफुल स्टोरीज का नहीं था। ये वो वक्त था जब कार्टून्स ने बाउंड्रीज तोड़कर ऑडियंसेस को शॉक कर दिया। परफेक्ट ब्लू से लेकर बैटमैन, इन फिल्म्स ने पेरेंट्स को कंफ्यूज और डिस्टर्ब दोनों किया। आज हम देखते हैं 90s की वो एनिमेटेड मूवीज जो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं थी, बल्कि डार्क, इमोशनल और कंट्रोवर्शियल स्टोरी टेलिंग का एक नया चैप्टर थी। नंबर 1, परफेक्ट ब्लू, 1997। 90s की कुछ ही एनिमेटेड फिल्म्स ने आर्ट और हॉरर के दरमियान लाइन को इतनी शिद्दत से ब्लर किया जितना सटोशी कॉन की परफेक्ट ब्लू ने। पहली नज़र में ये एक सिंपल एनिमे लगती थी जो एक पॉप आइडल के बारे में है, लेकिन ये फिल्म धीरे धीरे इतनी डिस्टर्बिंग साइकोलॉजिकल डिसेंट में बदल जाती है कि ऑडियंस हिलकर रह जाती है। इसकी रेपुटेशन जल्दी फैल गई, ब्रिलियंट, हॉन्टिंग और डीपली अनसेटलिंग। कहानी मीमा के गिर्द घूमती है जो एक राइजिंग पॉप स्टार है और अपनी आइडल ग्रुप छोड़कर एक्टिंग करियर शुरू करना चाहती है। लेकिन उसका ये डिसीजन एक स्टॉकर की डेंजरस ऑब्सेशन को जन्म देता है और मीमा धीरे धीरे पैरानोया का शिकार होकर रियलिटी से दूर होती चली जाती है। फिल्म कभी क्लियर जवाब नहीं देती, बल्कि हेलुसिनेशंस को कहानी में इस तरह बुन देती है कि ऑडियंस भी मीमा के फ्रैक्चर्ड माइंड में फांस जाती है। कंट्रोवर्सी उसकी इंटेंसिटी की वजह से हुई। पेरेंट्स और कुछ क्रिटिक्स बिल्कुल तैयार नहीं थे कि एक एनिमेटेड फिल्म इतनी डार्क हो सकती है। परफेक्ट ब्लू सिर्फ सुपरफिशियल दार पैदा नहीं करती, ये सेलिब्रिटी कल्चर, एक्सप्लॉयटेशन और मीडिया के इन्वेजिव असर को एक्सप्लोर करती है। इसकी वायलेंट इमेजरी, शॉकिंग ब्रुटैलिटी और सफोकेटिंग साइकोलॉजिकल टेंशन ने इसे इनफेमस बना दिया। आज परफेक्ट ब्लू की लेगेसी दो हिस्सों में तकसीम होती है। एक तरफ यह सबसे बेहतरीन एनिमेटेड थ्रिलर्स में से एक है जो अपनी डेयरिंग आर्टिस्ट्री के लिए सेलिब्रेट की जाती है। दूसरी तरफ यह याद दिलाती है कि कंट्रोवर्सी सिर्फ गुस्से से नहीं बल्कि बेचैनी से भी पैदा होती है। पेरेंट्स जो इसे एक कलरफुल एनिमे समझ कर देखते थे, उन्हें आइडेंटिटी और मैडनेस पर एक हैरोविंग मेडिटेशन का सामना करना पड़ा। आज भी इसका क्लोजिंग लाइन, आई एम रियल राइट, एक भूत की तरह ज़हन में रहता है जो रियलिटी पर सवाल उठाता है। नंबर 2, रॉक और रूल, 1990। असल में 1983 में रिलीज होने वाली रॉक और रूल एक कैनेडियन एनिमेटेड रॉक ऑपरा थी जो थिएटर्स में फ्लॉप हो गई थी, लेकिन कभी पूरी तरह गायब नहीं हुई। अर्ली 90s तक VHS और लेट नाइट केबल ब्रॉडकास्ट्स की वजह से यह दोबारा सामने आई और कंट्रोवर्सी भी साथ लेकर आई। पेरेंट्स जो इसे रीरन्स में देखते थे हैरान रह गए। यह ना डिज्नी थी, ना MTV। ये कुछ ज्यादा डार्क, स्ट्रेंज और अनसेटलिंग थी। पोस्ट अपोकलिप्टिक फ्यूचर में सेट ये फिल्म म्यूटेंट म्यूजिशियंस की कहानी है जो एक विलनस रॉक स्टार मोक के प्लान में फांस जाते हैं, जो म्यूजिक के जरिए एक डीमन को समन करना चाहता है। वॉइस कास्ट में डेबी हैरी, लू रीड और इगी पॉप जैसे काउंटर कल्चर लेजेंड्स थे। साउंड ट्रैक रॉ था, विजुअल्स हिप्नोटिक थे और टोन बिल्कुल सरियल और हैवी थी। जो बच्चे इसे लेट नाइट देखते थे वो हिल जाते थे और पेरेंट्स ब्रॉडकास्टर्स पर गुस्सा निकलते थे। कंट्रोवर्सी उसके मूड की वजह से थी। फैमिली एनिमेशंस के बारक्स, रॉक एंड रूल अंधेरों, ड्रग लाइक विजुअल्स और मैनिपुलेशन के थीम्स से भरी हुई थी। ये फेलिडा जैसी गोरी नहीं थी, ना प्रिंसेस मोनोनोके जैसी पॉलिटिकल, बल्कि अपने ईरी एटमॉस्फेयर से डिस्टर्ब करती थी। पेरेंट्स ने इसे यूथ को करप्ट करने का इल्जाम दिया, जबकि फैंस ने इसे एक मिसअंडरस्टूड मास्टरपीस कहा। बिहाइंड द सीन्स निर्वाणा स्टूडियोज इस फिल्म को बनाते हुए करीबन बैंकरप्ट हो गए थे। एडल्ट एनिमेटेड फीचर पर उनका यह गैम्बल उनके लिए बहुत महंगा साबित हुआ, जिसके बाद उन्हें दोबारा फैमिली फ्रेंडली कंटेंट की तरफ जाना पड़ा। लेकिन 90 के दशक में इसका रिवाइवल इसे कल्ट स्टेटस तक ले गया, जहां म्यूजिक और एनिमेशन फैंस ने इसकी हिम्मत को एप्रिशिएट किया। आज रॉक एंड रूल एक अजीब मकाम रखती है। न ये हिट मनी जाती है, न डिजास्टर, बल्कि एक फीवर ड्रीम जो उस दौर का हिस्सा थी जब एनिमेशन बाउंड्रीज तोड़ रही थी। इसका 90s रिवाइवल पेरेंट्स को याद दिलाता है कि पुरानी चीजें कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वो वापस आती हैं अपनी पुरानी कंट्रोवर्सी के साथ। नंबर 3, द सीक्रेट ऑफ नाइमाच 2, 1998। जब डॉन ब्लूथ ने 1992 में द सीक्रेट ऑफ एनी मैच रिलीज की तो इसे सबसे डार्क और इंटेलिजेंट एनिमेटेड फीचर्स में से एक माना गया। लेकिन 1998 में MGM ने इसका डायरेक्ट टू वीडियो सीक्वल रिलीज करने का फैसला किया, जो जल्दी ही कंट्रोवर्सी का सबब बन गया। डर की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि इसने एक बिलीव्ड क्लासिक को नुकसान पहुंचाया। पेरेंट्स जो ओरिजिनल के हॉन्टिंग टोन को प्यार से याद करते थे, वो इस बात पर शादीड नाराज हुए कि इसकी लेगेसी को कितनी सस्ती और क्लमजी तरीके से हैंडल किया गया। द सीक्रेट ऑफ NIMH2
टिमी टू द रेस्क्यू मिसेस ब्रिस्बी के सबसे छोटे बेटे टिमी की कहानी बताती है, जो अपनी फैमिली के हीरोइक नाम पर पूरा उतरना चाहता है और राट्स ऑफ NIMH को एक नए खतरे से बचाता है। लेकिन एनिमल क्रूल्टी, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन और सर्वाइवल के चिलिंग एलिगोरीज की जगह ऑडियंस को एक शुगरी सैटरडे मॉर्निंग कार्टून मिला, और जो पहले कॉम्प्लेक्स नैरेटिव था, यूज एक जेनेरिक चोजन वन प्लॉट लाइन में सिंप्लीफाई कर दिया गया। कंट्रोवर्सी एक्सप्लिसिट वायलेंस या पॉलिटिकल थीम्स की वजह से नहीं थी, ये बिट्रेयल के बारे में थी। पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए सीक्वल खरीद कर ले थे, एक्सपेक्टिंग के ब्लूथ की बोल्ड स्टोरी टेलिंग का कंटिन्यूएशन मिलेगा, उन्हें एक खोखली नकाल मिली। क्रिटिक्स ने इस पर सख्त तंकीद की, इसे ओरिजिनल की आर्टिस्ट्री की तौहीन करार दिया। यहां तक के बच्चे भी कंफ्यूज नजर आए, महसूस करते हुए कि कुछ मिसिंग है। एनिमेशन फैंस ने MGM पर चीप कैश ग्रैबिंग का इल्जाम लगाया कि उन्होंने 80s की एक डेयरिंग एनिमेटेड फिल्म को लाइफलेस फ्लफ बना दिया। बिहाइंड द सीन्स, बजट कंस्ट्रेंट्स और क्रिएटिव विजन की कमी ने प्रोडक्शन को मुतासिर किया। खुद ब्लूथ का कोई हिस्सा नहीं था और उनकी कमी वाज़ेह तौर पर महसूस होती है। वॉइस एक्टर्स को दोबारा कास्ट किया गया, एनिमेशन में पॉलिश की कमी थी, और मार्केटिंग ने ओरिजिनल की रेपुटेशन पर ज्यादा भरोसा किया जबकि उसकी डेप्थ का कोई नमो निशान नहीं था। आज टिमी टू द रेस्क्यू को उन मिसालों में शुमार किया जाता है जहां स्टूडियोज ने लेगेसी को गलत तरीके से हैंडल किया। सबक साफ था, हर एनिमेटेड फिल्म का खतरा उसकी डार्कनेस नहीं होता। कुछ इसलिए भी डेंजरस होती हैं कि वह ओरिजिनल की रूह को ही मिटा देती हैं। इसकी लेगेसी एक कॉशनरी टेले है जो दिखाती है कि आर्ट कितनी फ्रैजाइल होती है जब वो उन कॉरपोरेशंस के हाथ में हो जो स्टोरी टेलिंग से ज्यादा प्रॉफिट्स की परवाह करती हैं। नंबर 4, पोकेमॉन 1998। 1998 में पोकेमॉन द फर्स्ट मूवी म्यूटू स्ट्राइक्स बैक एक कल्चरल टाइडल वेव की तरह आई। पोकेमॉन पहले ही एक ग्लोबल फिनोमिनन बन चुका था, गेम्स, ट्रेडिंग कार्ड्स और एक हिट टीवी सीरीज के साथ। पेरेंट्स अपने बच्चों को थिएटर्स लेकर गए, ये समझ कर के उन्हें हार्मलेस फन मिलेगा। लेकिन जो उन्हें मिला वो डेकेड की सबसे इमोशनल और कंट्रोवर्शियल एनिमेटेड फिल्म्स में से एक थी। कहानी म्यूटू को इंट्रोड्यूस करती है, जो एक जेनेटिकली इंजीनियर पोकेमॉन है जो मिथिकल म्यूप के DNA से बनाया गया। टीवी शो के चीयरफुल एडवेंचर्स के बराक्स फिल्म एग्जिस्टेंशियल ड्रेड से शुरू होती है। म्यूटू अपने मकसद पर सवाल उठाता है, अपने क्रिएटर्स के खिलाफ बगावत करता है और इंसानियत के खिलाफ जंग का ऐलान करता है। आगे चलकर कहानी क्लोनिंग, आइडेंटिटी और मॉरलिटी के गिल्द घूमती है। यंग ऑडियंस के लिए पोकेमॉन का अपने क्लोन्स के साथ वायलेंट, ब्रूटल और बेमकसद लड़ना ट्रॉमेटिक साबित हुआ। कंट्रोवर्सी अपने उरूज पर उस वक्त पहुंची जब ऐश केचम की अपैरेंट डेथ का सीन आया। वो बैटल के दरमियान गिरकर पत्थर बन जाता है। उसके बाद की खामोशी सिर्फ पिकाचू की बेचैन कोशिशों और उसकी रोते हुए आवाज से टूटती है जब वो अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करता है। पेरेंट्स शेडीड नाराज हुए, इल्जाम लगाया कि फिल्म ने बच्चों के जज्बात से खेलते हुए उन्हें ट्रॉमा दिया। बिहाइंड द सीन्स प्रोड्यूसर्स ने अपने फैसले का दिफा किया, कहते हुए कि फिल्म का मैसेज ये है कि वायलेंस किसी मसले का हल नहीं। क्रिटिक्स डिवाइडेड थे, कुछ ने इसे कमर्शियल फ्लफ कहा जबकि दूसरों ने इसकी हॉन्टिंग डेप्थ को अप्रिशिएट किया। वक्त के साथ पोकेमॉन द फर्स्ट मूवी लेजेंडरी बन गई। बहुत से मिलेनियल्स के लिए यह पहली दफा था जब किसी एनिमेटेड फिल्म ने उन्हें रूला दिया। इसकी लेगेसी बिटर स्वीट है। एक तरफ ये कमर्शियल जगरनॉट थी, दूसरी तरफ इसने बच्चों और पेरेंट्स दोनों को मॉर्टैलिटी और मोरलिटी का सामना करने पर मजबूर किया। आज ये साबित करती है कि क्यूट क्रीचर्स पर मबनी फ्रैंचाइज भी एक डेवस्टेटिंग इमोशनल इंपैक्ट रख सकती है। नंबर 5, बैटमैन मास्क ऑफ द फैंटाज्म 1993। जब बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज अर्ली 90s में डेब्यू हुई तो इसने रेडिफाइन कर दिया कि टेलीविजन एनिमेशन क्या हो सकती है, मैच्योर, स्टाइलिश और साइकोलॉजिकली रिच। इसलिए जब बैटमैन मास्क ऑफ द फैंटाज्म 1993 में थिएटर्स में रिलीज हुई, फैंस ने ग्रेटनेस एक्सपेक्ट की, लेकिन जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो कंट्रोवर्सी थी। पेरेंट्स अपने बच्चों को सुपर हीरो एडवेंचर देखने के लिए लेकर गए, लेकिन उन्हें एक नुआर ट्रेजेडी का सामना करना पड़ा जो ग्रीफ, वेंजेंस और इंसानी रूह की करप्शन के बारे में थी। कहानी एंड्रिया बोमॉन्ट को इंट्रोड्यूस करती है, जो ब्रूस वेन की पुरानी मोहब्बत है और गॉथम वापस आकर मिस्टीरियस फैंटाज्म बन जाती है, एक मास्क्ड विजिलेंटे जो मॉब बॉसेस को मार रही होती है। फिल्म ब्रूस की ओरिजिन स्टोरी को लॉस्ट लव, गिल्ड और पर्सनल हैप्पीनेस की नामुमकिनियत के साथ इंटरट्वाइन करती है। एडल्ट्स के लिए यह एक रेवलेशन थी, लेकिन बच्चों के लिए यह बहुत हैवी साबित हुई। डेथ, बिट्रेयल और तन्हा के थीम्स ने उन पेरेंट्स को शॉक कर दिया जो समझ रहे थे
कि एनिमेटेड बैटमैन सिर्फ सेफ एस्केपिज्म होगा, लेकिन इसके सब्जेक्ट मैटर की डार्कनेस ने डिबेट को जन्म दिया। क्या एक कार्टून जो बच्चों के लिए बनाई गई हो, उसमें मर्डर, डूम्ड रोमांस और एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर जैसे टॉपिक्स होने चाहिए? इसे थिएटर्स में कम प्रमोशन के साथ रिलीज किया गया, जिसकी वजह से ऑडियंस कंफ्यूज हो गई कि ये किड्स के लिए है या एडल्ट्स के लिए। बिहाइंड द सीन्स एनिमेटर्स ने अपनी हार्ट तक मेहनत की, गॉथिक आर्किटेक्चर को इमोशनल इंटीमेसी के साथ ब्लेंड करते हुए। आज मास्क ऑफ द फैंटाज्म को एक क्लासिक के तौर पर माना जाता है, लेकिन इसकी कंट्रोवर्सी अब भी यादों में जिंदा है। 90s के पेरेंट्स ने मुश्किल तरीके से यह सीखा कि एनिमेशन दिल तोड़ सकती है, मुश्किल सवालत पैदा कर सकती है और ऐसे निशान छोड़ सकती है जो केप्स और गैजेट्स से कहीं गहरे होते हैं। इसने हमेशा के लिए साबित कर दिया कि एनिमेशन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती, कभी कभी यह स्टोरी टेलिंग का सबसे तेज हथियार होती है। ये थी 90s की वो एनिमेटेड फिल्म्स जिन्होंने साबित किया कि एनिमेशन सिर्फ लाइट एंटरटेनमेंट नहीं होती। चाहे पोकेमोन दी फर्स्ट मूवी का इमोशनल ट्रॉमा हो या रॉक एंड रूल का डार्क वाइब, हर फिल्म ने अपना असर छोड़ा। आपकी फेवरेट कौन सी है? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही यूनिक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।